Hello student, very good evening. I hope you are fine. Welcome to expert classes by मंजू मैम। स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय हम आप लोगों का जो है मॉडल पेपर स्टार्ट किए हुए हैं। ये मॉडल पेपर जो हमारे बच्चे किसी कारणवश उनका जो है परीक्षा में बैक लग गया था, जो बच्चे हमारे बीए इस समय 4th सेमेस्टर में, देखिए किसी कारणवश 2nd सेमेस्टर में उनका बैक लग गया था, तो उनका है। ठीक है, तो देखिए जो बच्चे हमारे बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए 2nd सेमेस्टर में है उनका ये मॉडल पेपर है। और उसके साथ साथ जो है न्यू एडमिशन वाले जो बच्चे हैं उनका भी, अगर उन्होंने जो है हिंदी संरचना एवं अनुप्रयोग वाला पेपर डाला है स्टूडेंट, तो उनका भी पेपर ये है। एग्ज़ाम कब होने वाला है? तो एग्ज़ाम जो है आप लोगों का 19 जून को होने वाला है। ये मॉडल पेपर 2 है। अगर आप लोगों ने मॉडल पेपर 1 नहीं देखा तो स्टूडेंट जाकर आप लोग मॉडल पेपर 1 देख लीजिए। उसमें हमने आप लोगों का जो है यूनिट 4 जो है कंप्लीट किया है, और आज में जो है आप लोगों का जो है यूनिट 1, ठीक है, और 2nd और 3rd, ये तीनों जो है यूनिट हमने आज के मॉडल पेपर में कंप्लीट किया है। आज का जो है वीडियो थोड़ा सा जो है आप लोगों का लंबा होगा, तो पेशेंस बनाकर आप लोग पढ़िएगा। आइए देखिए स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन क्या है आपका? तो पहला क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा के उद्भव और विकास को विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो ये उद्भव और विकास का होगा, कोने का जो है विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। देखिए, खड़ी बोली हिंदी का उद्भव सौरी सैनी अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, उद्गमन या उद्भव जो है वो क्या है? सौरी सैनी अपभ्रंश से हुआ। किंतु यदि उसे पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी की 8 बोलियों का प्रतिनिधि माना जाए तो हिंदी का उद्भव काल जो है मोटे रूप में 8वीं शताब्दी के लगभग माना जा सकता है। वैसे तो हिंदी के कुछ रूप पाली में भी मिलते हैं। प्राकृत काल में जिनकी संख्या और बढ़ गई, ठीक है, तथा अपभ्रंश काल में यह रूप से क्या हुआ? 40% से भी अधिक हो जाते हैं। किंतु हिंदी भाषा का वास्तविक आरंभ जो है 8वीं शताब्दी से ही हो सका है। तो यानी हिंदी भाषा का जो आरंभ हम उद्भव क्या है? 8वीं शताब्दी से मान सकते हैं। और ये कैसे, मतलब इसका उद्भव काल जो है किस? तो खड़ी बोली हिंदी का जो है सौर सैनी अपभ्रंश से जो है लिया गया है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि आचार्य धीरेन्द्र वर्मा ने हिंदी भाषा का उद्भव 1000 ईसा पूर्व के लगभग स्वीकार किया। कुछ उत्साही अनुसंधानकर्ताओं ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि 1000 ईसा पूर्व की हिंदी को ही प्रारंभिक रूप मिल जाता है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़वाल का अनुमान है कि 778 ईस्वी के पूर्व से ही हिंदी बोली जाती रही होगी। और इसके अलावा जो है इतने और ये सारे जो विद्वान हैं उन्होंने भी क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा, महापंडित राहुल और ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने अपने आलोचनात्मक इतिहास में चंद्रधर शर्मा, गुलेरी और राहुल के मतों का परीक्षण करते हुए उत्तर अपभ्रंश के कवियों को जो है स्थान दिया। ठीक है, तो उन्होंने किसका दिया? उत्तर अपभ्रंश के। अब देखिए यहाँ पर क्या, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने हिंदी भाषा के इस विकास को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 3 खंडों में विभाजित किया। प्राचीन काल कब से है? तो सन 1500 ईस्वी तक, जब अपभ्रंश और प्राकृतों का प्रभाव हिंदी भाषा पर विद्यमान था और हिंदी की बोलियों के निश्चित और स्पष्ट रूप से सामने नहीं आए थे। तो प्राचीन काल क्या था? 15वीं ईसा पूर्व में अपभ्रंश जो है प्राकृत क्या है? ये आपका एक भाषा का नाम है। ठीक है, तो इसमें क्या था? तो हिंदी जो है स्पष्ट बोलियों के रूप में जो सामने नहीं आया था प्राचीन काल में। अब आइए देखिए मध्यकाल। तो मध्यकाल का समय जो है कब से कब माना जाता है? तो 1400 ईसा से लेकर 1825 ईसा तक का समय जो मध्यकाल कहलाता है। इस कालखंड में हिंदी अपभ्रंशों के प्रभाव से पूर्णतः मुक्त हो चुकी थी और उसकी प्रमुख बोलियां विशेषतया खड़ी बोली ब्रज भाषा और अवधि अपना स्वतंत्र और स्पष्ट व्यक्तित्व लेकर सामने आ चुकी थी। यानी जो मध्यकाल में था, तो उस समय में क्या था? उस समय तक कौन कौन सी हिंदी बोली की भाषा आ चुकी थी? तो आपकी खड़ी बोली भी आ चुकी थी, ब्रज भाषा भी आ चुकी थी, और क्या है? अवधि भाषा भी आ चुकी थी। ठीक
ठीक है। अब आइए देखिए आधुनिक काल। तो आधुनिक काल जो है वो क्या, सन 1800 ईसा के बाद जब मध्यकाल के रूपों में स्पष्ट परिवर्तन लक्षित होने लगा तथा मुद्रण काल के साथ साथ खड़ी बोली संपूर्ण मध्य देश की एकमात्र साहित्यिक भाषा हो गई थी, तो उसके हिंदी के अन्य बोलियों के प्रभाव को क्षीण कर दिया। ठीक है। 1850 ईस्वी से अब तक का समय जो आधुनिक काल कहलाता है, जिसमें खड़ी बोली गद्य का विकास हुआ और हिंदी साहित्य के विभिन्न विधाओं में भी क्या इसका विकास को देखा गया। तो देखिए सबसे पहले जो हिंदी भाषा को कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में, 3 काल में या 3 समय, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। ये तीनों काल आप अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है। फिर क्या है आपका कि डॉक्टर रामचंद्र मिश्रा, डॉक्टर उदय नारायण तिवारी, आचार्य धीरेन्द्र वर्मा और डॉक्टर भोलेनाथ तिवारी विद्वानों ने प्रारंभिक हिंदी ध्वनियों पर विचार करते हुए अपभ्रंश के अंतर को इस प्रकार स्पष्ट किया है। तो देखिए अपभ्रंश में कौन कौन से क्या अंतर होते हैं उसको बताया उन्होंने। तो अपभ्रंश में केवल 8 स्वर थे। ठीक है। अपभ्रंश में क्या थे, केवल 8 स्वर थे। अपभ्रंश का मतलब क्या हुआ कि स्वर जैसे अ, आ, ई, उ ऐसे करके, तो ये क्या, ये सब आपके अपभ्रंश के अंतर्गत आते थे। देखिए 8 स्वर में तो अ हो गया, आ हो गया, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा उ, बड़ा उ और ए और ओ, ये क्या अपभ्रंश है। जबकि प्रारंभिक हिंदी में 2 नए ए और अ भी विकसित हो गए। नहीं, पहले क्या था, पहले जो था मतलब शुरू में अपभ्रंश केवल क्या है, केवल कितने शब्दों का था, तो 8 स्वर का जो है लिया गया था, 8 वर्ण का जो है लिया गया था। तो उसमें लेकिन अब क्या हुआ, अब 2 और शब्द जुड़ गए, ए और औ। अब आइए आगे बात करते हैं प्रारंभिक हिंदी में नए व्यंजन। ठीक है। प्रारंभिक हिंदी में नए व्यंजन ड और ढ भी विकसित हो गए। संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश के संदर्भ में व्यंजन जो च, छ, ज है। ठीक है। ज, झ हिंदी में आकर स्पर्श संघर्ष हो गए थे। ठीक है। ये क्या है, संस्कृत में मतलब च, छ, ज, झ जो है आपका संस्कृत, पाली और प्राकृत में भी अपभ्रंश के स्पर्श व्यंजन के रूप में जो है पाए जाते थे। संस्कृत अपभ्रंश की दैत्य ध्वनि आदिकालीन हिंदी के वत्स्य हो गए थे। ठीक है। फिर क्या है आपका अपभ्रंश के संयोगात्मक रूप को हिंदी में पूरी तरह से ठुकरा दिया और उसी के जगह पर हिंदी में वियोगात्मक रूप का प्रावधान हो गया। कारक चिन्हों तथा सहायक क्रियाओं का भी प्रयोग भी हिंदी में काफ़ी होने लगा। फिर क्या है आपका हिंदी की वाक्य रचना व्यवस्थित हुई और शब्द क्रम धीरे धीरे क्या हो गए, निश्चित हो गए। तो ये सब क्या, सब आपके जो है अपभ्रंश से संबंधित उन्होंने दिया। फिर देखिए सन 1965 ईस्वी में, ठीक है, सन 1965 ईस्वी में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। ठीक है। हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया स्टूडेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका पॉइंट। तो 1965 ईस्वी में हिंदी को जो है राजभाषा का जो है दर्जा दिया गया। अब आइए देखिए दूसरा प्रश्न हमारा क्या, संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का भारतीय स्वरूप क्या है। संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का जो है भारतीय स्वरूप क्या है। तो देखिए भारत एक बहुभाषी देश है तथा भाषी देश में संपर्क भाषा का जो है विशेष महत्व है। ठीक है। भारत क्या है, बहुभाषी। यहाँ पर जानते हैं कि हमारा जो प्रांत वाइज क्या होता है, लैंग्वेज चेंज होता रहता है, हर प्रांत का अपनी अपनी क्या है भाषा होती है। ठीक है। उन भाषाओं में भी क्या संपर्क भाषा क्या है, अपने आप में एक महत्व रखता है। अनेकता में एकता हमारी अनुपम परंपरा रही है। ठीक है। तो ये हम लोग तो बचपन से सुनते आ रहे हैं कि अनेकता में एकता का भाव। फिर क्या है, हमारे इस विशाल देश में जहाँ अलग अलग राज्यों में भिन्न भिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, जहाँ लोगों के रीति रिवाज, खान पान, पहनावे और रहन सहन तक में भिन्नता हो, वहाँ संपर्क भाषा ही एक ऐसी कड़ी है जो एक छोर से दूसरे छोर के लोगों को जोड़ने और उन्हें एक दूसरे के समीप लाने का जो है कार्य करती है। तो ठीक है। तो जो संपर्क भाषा है, कॉन्टैक्ट भाषा है, संपर्क भाषा को हम अंग्रेजी में क्या कहेंगे, कॉन्टैक्ट भाषा कहेंगे। तो इसका ये क्या करती है, ये जो है एक दूसरे को जोड़ने का जो है कार्य करती है। अब आइए देखिए हम बात करते हैं डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने क्या कहा। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने संपर्क के प्रयोग क्षेत्र में तीन स्तरों में जो है इसको विभाजित किया था। तो क्या है, एक तो वह,
ठीक है। एक तो वह भाषा जो एक राज्य जैसे महाराष्ट्र या आसाम से दूसरे राज्य जैसे बंगाल या आसाम के राजकीय पत्र व्यवहार में काम आए। ठीक है। तो यानी उन्होंने क्या बताया कि एक ऐसा राज्य भाषा हो जो कि क्या हो, महाराष्ट्र या आसाम से क्या दूसरे राज्य के बंगाल या आसाम तक क्या राजकीय पत्र भाषा की तरफ मतलब प्रयोग किया जाए, जो कि मतलब बंगाल के भी लोग या महाराष्ट्र के भी लोग जो है उस भाषा को जो है समझ सके। ठीक है। फिर क्या है, दूसरे वह भाषा जो केंद्र और राज्य के बीच पत्र व्यवहारों का माध्यम हो। और क्या हो, दूसरी भाषा को उन्होंने ये कहा कि दूसरी एक ऐसी भाषा हो जो क्या केंद्र और राज्य के बीच में जो है पत्र व्यवहार का लेन देन करे, जिसे केंद्र भी अच्छे से समझ सके और राज्य के लोग भी क्या हो अच्छे से समझ सके। फिर क्या, तीसरी वह भाषा जिसका प्रयोग एक क्षेत्र या प्रदेश का व्यक्ति दूसरे क्षेत्र या प्रदेश के व्यक्ति से अपनी निजी कामों में करे। ठीक है। तो तीसरी भाषा को उन्होंने ये बताया कि ऐसा भाषा हो जैसे लोकल लैंग्वेज। ठीक है। लोकल लैंग्वेज जहाँ पर क्षेत्र में हम रहते हैं तो वहाँ के क्या है एक लोकल लैंग्वेज होता है, तो जिससे क्या दूसरे क्षेत्र के लोग और प्रदेश के लोग, जैसे हिंदी क्या है, हिंदी जैसे हिंदी हुआ, भोजपुरी हुआ, तो भोजपुरी जैसे क्या हुआ ज़्यादातर बिहार में बोला, लेकिन भोजपुरी जो होता है आपके यहाँ यूपी वाराणसी में भी अगर बोला जाए तो हम क्या करते समझ जाते हैं, तो वो क्या हुआ दूसरे राज्य का भाषा है, लेकिन क्या हमारे राज्य में भी उस भाषा को हम समझ सकते हैं कि हाँ वो क्या कहना चाह रहा है, क्या बातों को रखना चाह रहा है, तो उसका समझ कर हम उत्तर देते हैं ना। तो वही चीज़ यहाँ पर बोल रहा है कि पहली भाषा जो है आपको मतलब राज्य से राज्य को जोड़ने वाली हो। ठीक है। दूसरी भाषा जो है राज्य को केंद्र से जोड़ने वाली हो। और तीसरी भाषा में उन्होंने ये बताया कि ऐसा भाषा हो जो क्षेत्रीय भाषा हो, जो कि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के लोग जो है आसानी से समझ सके। ठीक है। तो ये इन्होंने जो है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने संपर्क भाषा का प्रयोग जैसे इन 3 स्तरों पर किया। अब आइए देखिए बात करते हैं कि भारत में हिंदी बहुत पहले संपर्क भाषा के रूप में रही है और इसलिए यह बहुत पहले से राज्य भाषा कहलाई। ठीक है। इसलिए ये क्या है बहुत पहले से ही क्या है राज्य भाषा जो है कहलाई। फिर क्या है राष्ट्रभाषा कहलाई, क्योंकि हिंदी का सार्वदेशिकता संपूर्ण भारत के सामाजिक स्वरूप का जो है प्रतिफल है। तो हिंदी जो है क्या संपूर्ण भारत में जो है बोला जाता है, संपूर्ण भारत में जो है इसका जो है देखा जाता है। ठीक है। भारत की विशालता के अनुरूप राष्ट्रभाषा विकसित हुई, जिसमें उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कहीं भी होने वाले मेलों, चाहे वह प्रयाग में कुंभ हो या अजमेर शरीफ में दरगाह हो, विभिन्न प्रदेशों की हमारी सांस्कृतिक एकता के आधार स्तंभ तीर्थ स्थल हो, सभी स्थानों पर आदान प्रदान की भाषा के रूप में हिंदी का जो अधिकतर जो है हम क्या करते प्रयोग देखते। जैसे अभी क्या है, अभी आप देखें ना कि महाकुंभ लगा था, तो क्या हुआ भारत के हर कोने कोने से लोग जो है महाकुंभ में नहाने हैं। तो अब क्या इलाहाबाद में जो हिंदी भाषा बोले थे वहाँ के लोग जो है हर कोने से लोग आए, तो हर कोने के लोग क्या हुआ उन्होंने समझा ना, एक सार्वजनिक भाषा के तौर पे हिंदी को उन्होंने समझा। और विदेशों के लोग भी आए, तो अब विदेशी भी क्या है वो हिंदी लैंग्वेज को जो है अच्छे से समझते हैं, उनका अर्थ मतलब जानते हैं। फिर क्या इस प्रकार में सांस्कृतिक परंपराओं से हिंदी के सर्वाधिक भाषा के रूप में लोकप्रिय है। विशेषकर दक्षिण और उत्तर के सांस्कृतिक संबंधों की दृढ़ श्रृंखला के रूप में हिंदी है सशक्त भाषा बनी। हिंदी का क्षेत्र जो है विस्तृत है, यानी हिंदी जो भाषा है वो क्या उसका क्षेत्र जो है छोटे पैमाने पर नहीं है, उसका क्षेत्र क्या है आपका बहुत बड़े पैमाने पर। वो सिर्फ एक ऐसा भाषा के रूप में नहीं रह गया कि जो कि आप मतलब उसको आप एक लोकल के रूप में समझे, नहीं लोकल के रूप में नहीं था, वो क्या सार्वजनिक क्षेत्र के रूप में जो उभर कर सामने आया। संपर्क देखिए, संपर्क भाषा हिंदी का आयाम जन भाषा। ठीक है। संपर्क भाषा हिंदी का आयाम है। फिर क्या है, संपर्क भाषा हिंदी का आयाम जन भाषा। हिंदी सबसे व्यापक और लोकप्रिय है, जिसका प्रसार क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर बढ़कर भारतीय उपमहाद्वीपों तक है। शिक्षित, अशिक्षित, अर्धशिक्षित तीनों वर्गों के लोग, यहाँ लोक नहीं होगा, लोग परस्पर बातचीत आदि के लिए और इस प्रकार मौखिक माध्यम से जन भाषा हिंदी का
जो है व्यवहार करते हैं। चाहे लोग पढ़े लिखे हों, चाहे लोग अनपढ़ हों, या चाहे लोग जो है कम पढ़े लिखे लोग, इन तीनों वर्गों के जो लोग होते हैं वो परस्पर जो है मौखिक भाषा का यूज करते हैं। मौखिक भाषा वो भी यानी कि क्या जन भाषा जो है हिंदी को जो है अपने व्यवहार में लाते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। अब आइए देखिए हम अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि खड़ी बोली सबसे ज़्यादा कहाँ बोली जाती है, या खड़ी बोली से आप क्या समझते हैं। तो देखिए खड़ी बोली को दिल्ली बोली या कौरवी बोली कहा जाता है। खड़ी बोली को हम क्या बोलते हैं, दिल्ली बोली या कौरवी बोली कहा जाता है। दिल्ली तथा उसके आसपास के क्षेत्र में बोली जाने वाली मध्य हिंदी आर्य बोलियों में से एक है। पड़ोस की अवधी भोजपुरी, ठीक है, अवधी कामा भोजपुरी और ब्रज बोलियों होगा, ठीक है। बोलियों के साथ 900 से 1200 के बीच विकसित इस बोली में जो है स्वप्न के दोहराव जैसी विशेषता मौजूद है, जो एक मानक हिंदुस्तानी ब्रज और अवधी से क्या करता है, इसको अलग करता है। पुरानी कौरवी से पुरानी हिंदी का विकास हुआ, जिनसे हिंदुस्तानी और बाद में हिंदी और उर्दू का जो है विकास हुआ। तो जो हिंदी भाषा थी वो पहले क्या था, खड़ी बोली हिंदी भाषा थी, तो उसका विकास जैसे कौरवी का हुआ, और उसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जिसने क्या किया, हिंदुस्तानी और बाद में क्या है हिंदी और उर्दू दोनों का जो है विकास जो है तेज़ी से किया, या यूँ कह सकते हैं कि विकास करने में जो है सहायक हुई, ठीक है। तो अब आइए देखिए हम आगे बात करते हैं। आगे क्या है, आगे है कि अवधी बोली का अर्थ स्पष्ट कीजिए, या अवधी बोली या अवधी भाषा से आप क्या समझते हैं। तो देखिए अवधी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र अवध में बोले जाने वाली एक हिंदी आर्य भाषा है, जो हिंदी भाषा का एक उपभाषा है। इसे अवधी के नाम से जाना जाता है। अवधी भाषा का एक समृद्ध साहित्यिक इतिहास है, जिसमें रामचरितमानस जैसी जो है महत्वपूर्ण रचनाएं शामिल है। यानी रामचरितमानस जो है किस भाषा में लिखा गया स्टूडेंट, तो देखिए एक यहाँ जीके का भी क्वेश्चन आपका तैयार हो गया कि रामचरितमानस जो है अवधी भाषा में लिखा गया है, ठीक है। अब आइए देखिए बात करते हैं अवधी को कभी कभी, ठीक है, अवधी को कभी कभी कौशली या बैसबाड़ी के नाम से जाना जाता है। अवधी का जो है दूसरा नाम क्या है स्टूडेंट, तो कौशली और क्या है आपका बैसबाड़ी नाम है। तो याद रखिएगा कि अवधी को जो है कौशली और बैसबाड़ी के नाम से भी क्या है हम जानते हैं। अगली प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न देखिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है आपका है कि ब्रज तथा भोजपुरी भाषा क्या है। ब्रज तथा भोजपुरी भाषा क्या है। ब्रज और भोजपुरी भाषा दोनों ही हिंदी की उपभाषाएं हैं, जो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में बोली जाती है। ब्रज भाषा मुख्य रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उससे सटे इलाकों में बोली जाती है, जबकि भोजपुरी जो है बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल के कुछ हिस्सों में बोली जाती है। देखिए ब्रज भाषा क्या है, ब्रज भाषा जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उससे सटे हुए इलाकों में जो है ब्रज भाषा का प्रयोग किया जाता है। लेकिन वहीं पे क्या है आपका जो भोजपुरी है, तो भोजपुरी भाषा का जो प्रयोग हम कहाँ करते हैं, तो भोजपुरी भाषा का जो प्रयोग होता है वो बिहार है, उत्तर प्रदेश है और आपका क्या है नेपाल जैसे राज्यों में जो है इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आइए देखिए ब्रज भाषा को जो हम डिटेल में देख लेते हैं। तो ब्रज भाषा क्या है, तो ब्रज भाषा हिंदी का एक प्रमुख उपभाषा है। ब्रज भाषा क्या है, हिंदी का एक प्रमुख जो है उपभाषा है, जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में बोली जाती है, जिसमें मथुरा है, आगरा है, अलीगढ़ है, मणिपुर आदि जिले जो हैं क्या है इसमें जो है शामिल है। यह भाषा संस्कृत से विकसित हुई है और इसे सौर्य सैनी प्राकृत से भी जोड़ा जाता है, ठीक है। इसे क्या है, सौर्य सैनी प्राकृत से जो है ब्रज भाषा को जो है हम क्या करते हैं, जोड़कर देखते हैं। आगे बात करते हैं हम भोजपुरी की। तो देखिए भोजपुरी क्या है, तो भोजपुरी भाषा मुख्य रूप से बिहार है, उत्तर प्रदेश, नेपाल के हिस्सों में बोली जाती है। इसका नामकरण बिहार के भोजपुरी नामक गांव
भोजपुर नामक गांव के नाम पर पड़ा है। ठीक है, तो भोजपुरी भाषा का जो उद्गमन या विकास जो है किस समय से हम करेंगे, तो कहाँ से लिया गया है, तो याद रखिएगा कि बिहार में भोजपुर नाम का एक गांव है जहां से क्या है भोजपुरी को लिया गया, या उसी गांव के नाम पर जो है इसका नाम जो है भोजपुरी रखा गया, जिसे मध्यकाल में परमार राजाओं ने बसाया था। जिसे मध्यकाल में क्या था, परमार राजाओं ने जो है इसको जो है बसाया था। ठीक है, अब देखिए आगे हम बात करते हैं। आपका आगे क्या है, भोजपुरी में साहित्य की रचना हुई लेकिन ब्रज भाषा की तुलना में कम। देखिए ब्रज भाषा में जो है जो भी साहित्यिक रचना हुई अधिकतर क्या हुआ, ब्रज भाषा में हुआ, लेकिन जो है आपका भोजपुरी में क्या है साहित्य रची गई, लेकिन जो है भोजपुरी की अपेक्षा क्या था, कम था। अब आइए आगे बात करते हैं कि देखिए यहाँ पर क्या है कि ब्रज भाषा और भोजपुरी में क्या समानताएं हैं। ठीक है, ब्रज भाषा और भोजपुरी में क्या समानताएं हैं, तो देखिए दोनों में देखते हैं। तो दोनों भाषाएं हिंदी के उपभाषा हैं। पहली समानता क्या है, दोनों भाषा चाहे वो ब्रज हो चाहे आपका जो है भोजपुरी हो, ये दोनों क्या है, दोनों हिंदी भाषा की उपभाषा है। इनमें वाक्य संरचना, शब्दावली और उच्चारण में कुछ समानताएं पाई जाती है। इनमें क्या है, वाक्य संरचना और शब्दावली में क्या होता है, उच्चारण में क्या होती है, समानताएं पाई जाती है। भोजपुरी बोलने वाले लोग अक्सर ब्रज भाषा और अवधी भाषा को भी समझ सकते हैं, क्योंकि इन भाषाओं में भी सामान्य होती क्योंकि इन भाषाओं में भी क्या होती है, समानता होती है, समानता होती है। यहाँ पर बना लीजिएगा, सामान्य नहीं, समानता। ठीक है, इन भाषाओं में भी क्या होती है, समानता होती है। इसलिए क्या है, जो लोग क्या है ब्रज भाषा बोलते हैं तो वो भोजपुरी, और जो लोग भोजपुरी बोलते हैं वो क्या है आपके जो है ब्रज भाषा और अवधी भाषा को भी समझ सकते हैं। अब आइए आगे बात करते हैं हम, ब्रज भाषा तथा भोजपुरी भाषा में क्या अंतर होता है। तो देखिए ब्रज भाषा मुख्य रूप से पश्चिम उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, जबकि भोजपुरी बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल के कुछ हिस्से में बोली जाती है। ब्रज भाषा का साहित्य विशेषकर भक्ति साहित्य भोजपुरी की तुलना में अधिक समृद्ध है। दोनों भाषाओं में कुछ स्थानीय शब्दों और उच्चारणों में क्या होता है, अंतर पाया जाता है। तो यही अंतर है, आप याद रखिएगा कि जो ब्रज भाषा होता है उसके शब्द और उच्चारण में क्या होता है, कुछ न कुछ जो है भोजपुरी की अपेक्षा जो है इसमें क्या है, अंतर पाया जाता है। अब आइए देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या है, मानकीकृत हिंदी का स्वरूप से आप क्या समझते हैं, या इसी प्रश्न को आ सकता है कि मानकीकृत जो है भाषा, मानकीकृत हिंदी स्वरूप भाषा किसे कहते हैं, या मानकीकृत हिंदी का स्वरूप से आप क्या समझते हैं, इस तरह से भी आएगा तो आपको यही आंसर लिखना है। देखिए क्या, मानकीकृत हिंदी का अर्थ हिंदी भाषा का एक ऐसा रूप है जिसे एक रूपता, स्थिरता और मान्यता प्राप्त हो। यह एक ऐसी भाषा है जो व्याकरणिक रूप से सही है, जिसका उपयोग सभी क्षेत्रों में किया जा सकता है और जिसे बोलने वाले और लिखने वाले सभी लोग समझ सकते हैं। मानकीकृत हिंदी का उपयोग पूरे देश में एक समान होना चाहिए, ताकि विभिन्न क्षेत्रों के लोग एक दूसरे को क्या कर सके, समझ सकें। ठीक है, तो मानकीकृत भाषा क्या है, आपका हिंदी भाषा है जिसमें क्या एक रूपता, स्थिरता और मान्यता होती है, और इसका क्या सभी जगह जो है मतलब एक समान उपयोग हम करते हैं। मानकीकृत हिंदी को शिक्षा, प्रशासन और संचार जैसे विभिन्न क्षेत्रों में मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। मानकीकृत हिंदी को सभी लोग द्वारा समझा जाना चाहिए, उनकी भाषा या क्षेत्र कोई भी हो, यानी कि कोई एक ऐसा भाषा हम निर्धारित करें जो कि क्या हो, सभी क्षेत्र में समान रूप से काम करे और सभी लोगों को वो भाषा जो है समझ आनी चाहिए, चाहे वह व्यक्ति जो है किसी भी क्षेत्र से बिलोंग करता हो, चाहे उसकी कोई भी भाषा हो, लेकिन एक मानकीकृत भाषा को वो समझने वाला होना चाहिए। अब आइए हम बात करते हैं तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, देवनागरी लिपि क्या है, उसका महत्व बताइए। देखिए देवनागरी लिपि क्या है, उसका महत्व क्या होता है। तो देवनागरी लिपि भारत में व्यापक रूप से इस्तेमाल होने वाली एक लिपि है, जो हिंदी, मराठी, नेपाली, संस्कृत जैसी भाषाओं को लिखने के लिए प्रयोग की जाती है। यह ब्राह्मी
ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई है और दुनिया की चौथी सबसे व्यापक रूप में इस्तेमाल होने वाली लेखन प्रणाली है। देखिए मतलब देवनागरी लिपि जो है दुनिया का क्या है, दुनिया में जो है इस लिपि का इस्तेमाल जो है चौथे रूप पर जो होता है। ठीक है, देवनागरी लिपि का महत्व न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी है, क्योंकि यह कई भाषाओं को एक सामान्य लिपि में लिखने का एक माध्यम प्रदान करता है। ठीक है, तो देवनागरी लिपि ऐसे ही जो है आपके सभी भाषाओं में जो चौथे स्थान पर नहीं है, उसकी अपनी एक विशेषता है कि वह कई भाषाओं को जो है एक सामान्य लिपि में लिखने का जो है एक गुण रखता है। अब आइए देखिए बात करते हैं देवनागरी लिपि का महत्व क्या है। तो देखिए पहला क्या है, भाषाओं का एकीकरण, यानी भाषाओं को क्या करता है, वो एक जगह करता है। देखिए देवनागरी लिपि कई भाषाओं को एक साथ लेने का काम करती है, जिससे विभिन्न भाषा या भाषी समुदाय के बीच जो है संवाद और समझ जो है आसान हो जाता है। ठीक है, फिर क्या है आपका सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण। तो यह लिपि भारत की प्राचीन प्राकृतिक और साहित्यिक विरासत को संरचित होगा। ठीक है, संरचित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फिर क्या है आपका वैज्ञानिक और व्यवस्थित। तो वैज्ञानिक में क्या होगा, देवनागरी लिपि को दुनिया की सबसे वैज्ञानिक और व्यवस्थित लिपियों में से एक माना जाता है, क्योंकि इसमें प्रत्येक ध्वनि के लिए एक विशिष्ट वर्ण होता है, जिससे उच्चारण और लेखन में स्पष्ट बनी रहती है। जिससे उच्चारण और लेखन क्या होता है, लेखन जो है स्पष्ट बनी रहती है। फिर क्या है आपका सरकारी और प्रशासनिक उपयोग में। तो भारत में हिंदी, मराठी, कोंकणी जैसी भाषाओं में देवनागरी लिपि अधिकाधिक लिपि है, या अधिकाधिक जो है इसका अधिकाधिक जो है आधिकारिक लिपि है, सॉरी अधिकाधिक नहीं, आधिकारिक लिपि, यानी इसका जो है मतलब अधिक प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जिसका उपयोग सरकारी दस्तावेजों, संचार, प्रशासनिक कार्यों में किया जाता है। साहित्य और शिक्षा में। तो देवनागरी लिपि का उपयोग साहित्य, शिक्षा तथा पत्रकारिता जैसे क्षेत्रों में व्यापक रूप से किया जाता है, जिससे ज्ञान का प्रसार और विकास होता है। ठीक है, तो ये क्या है आपके देवनागरी लिपि के जो है महत्व हो गए स्टूडेंट। अब आइए देखिए आगे हम बात करते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा क्या है स्टूडेंट कि यूनिकोड का क्या अर्थ होता है। तो देखिए यूनिकोड, तो यूनिकोड हिंदी भाषा के अंतर्राष्ट्रीय मानक हैं, जो कंप्यूटर पर विभिन्न भाषाओं में टेक्स्ट को जो है दर्शाने के लिए उपयोग किया जाता है। यह एक ऐसा तरीका है जिसमें हर वर्ण को एक विशिष्ट संज्ञा दी जाती है, जिससे विभिन्न प्लेटफॉर्मों और भाषाओं में टेक्स्ट को सही ढंग से प्रदर्शित किया जा सकता है। आज देखिए क्वेश्चन जो है, आज भी जैसे आपके जो जूनियर्स थे उनका एग्ज़ाम था स्टूडेंट, तो उसमें जो है यूनिकोड का पूछा था कि यूनिकोड फंड क्या है, किन्हीं दो यूनिकोड फंड को बताइए। तो आपके सिलेबस में भी यूनिकोड पढ़ना है, तो मुझे लगा कि हो सकता है कि कल के पेपर में अगर ये क्वेश्चन आ गया कि यूनिकोड का क्या तात्पर्य है, तो आपका ये छूटना नहीं चाहिए। तो आप ये लिख दीजिए। फिर क्या है आप यूनिकोड के कितने प्रकार होते हैं, कितने फॉन्ट होते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है आपका जो प्रचलित यानी जो मशहूर है, तो अपराजिता है फॉन्ट, फिर क्या एरियल, यूनिकोड, MS है और कोकिला है। ये तीनों क्या है, ये तीनों आपके हिंदी यूनिकोड के जो है फॉन्ट हैं। तो हिंदी यूनिकोड होगा यहाँ पर कोड यूनिकोड के फॉर्म। तो ये आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, कल हो सकता है क्वेश्चन में अगर आ जाए तो आपको छूटना नहीं चाहिए। फिर क्या आपको क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, OCR। ठीक है, OCR क्या है। तो देखिए OCR क्या, हस्तलिखित टाइप किए हुए या प्रिंट किए हुए पाठ की छवि को कंप्यूटर द्वारा पढ़े जाने योग्य टेक्स्ट रूप में परिवर्तित क्या होता है, परिवर्तन ही क्या है OCR कहलाता है। अब OCR प्रोग्राम के कितने भाग होते हैं, तो ये पांचों आप अच्छे से याद रखिए। गूगल OCR होता है, GOCR होता है, सिंपल OCR होता है, टॉप OCR होता है और फ्री OCR होता है। तो देखिए सिंपल, टॉप, फ्री ये तो फट से याद हो जाएगा। गूगल OCR भी होगा, लेकिन GOCR बस इसको याद करना पड़ेगा थोड़ा सा आप लोगों को, GOCR। तो आप इसको भी याद कर सकते हैं। GOCR जैसे CR होता है ना, इस समय क्या होता है आप देखते हैं ना, गर्मियों के दिन में क्या होता है, शाम होते ही CR दौड़ने लगते हैं, बहुत ज़्यादा
क्या होते हैं, मतलब एक तरह से छोटे तो होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा जो है ये हार्मफुल होते हैं। ये इनका जो स्वभाव होता है वो बहुत ज़्यादा आक्रामक होता है। तो क्या है, आप ऐसे याद कर सकते हैं। OCR का फुल फॉर्म क्या है, तो GOCR ऐसे जोड़ लिए, GOCR, गूगल OCR, सिंपल OCR, टॉप OCR और फ्री OCR, ये पांचों आप नाम लिख देंगे। अगर आप लोगों का जो है ये 4 नंबर में आता है तो 4 में 4 आपको मिल जाएगा। हाँ ठीक है। अब आइए बात करते हैं मंगल फॉन्ट क्या है। तो देखिए मंगल फॉन्ट क्या है, तो मंगल फॉन्ट एक ओपन टाइप फॉन्ट है जो भारतीय लिपियों विशेष रूप से देवनागरी लिपि के लिए डिजाइन किया गया है। यह यूनिकोड पर आधारित है और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का डिफ़ॉल्ट हिंदी फॉन्ट है माइक्रोसॉफ्ट के अनुसार। अब देखिए माइक्रोसॉफ्ट के अनुसार जो है MS ऑफिस का ये डिफ़ॉल्ट हिंदी फॉन्ट है। कौन, मंगल फॉन्ट। मंगल फॉन्ट क्या है, माइक्रोसॉफ्ट के अनुसार या MS विंडोज का जो है ये डिफ़ॉल्ट हिंदी फॉन्ट होता है। और ये किस लिपि में लिखा गया, तो ये देवनागरी लिपि में जो है इसका डिज़ाइन किया गया है। मंगल फॉन्ट का उपयोग कई टाइपिंग टेस्ट परीक्षाओं जैसे आपका CPCT, SSC, CRPF, UP पुलिस कांस्टेबल, कंप्यूटर ऑपरेटर इत्यादि में जो है किया जाता है। तो यानी जो आपका जो क्वेश्चन पेपर बनता है ना, जैसे SSC का क्वेश्चन पेपर, UP पुलिस का, UP कांस्टेबल का, कंप्यूटर ऑपरेटर का, तो ये सब जो है क्वेश्चन पेपर जो बनाए जाते हैं, जो परीक्षा के लिए जो तैयारियां की जाती हैं, तो वो कौन से फॉन्ट में होता है, तो मंगल फॉन्ट में होता है। मंगल फॉन्ट में कौन सी लिपि का प्रयोग किया जाता है, तो क्या है, देवनागरी लिपि का जो है प्रयोग किया जाता है। अब आइए देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का अर्थ है। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्दों के से आप क्या तात्पर्य है, या टिप्पणी लिखने के लिए आ जाए कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पर टिप्पणी लिखिए, तो आप क्या बताएंगे। तो देखिए हिंदी के वाक्य में जब किसी वाक्य रचना को स्पष्ट और कम समय में प्रकट करना होता है, उसके लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, या इसे ही संक्षेप में एक शब्द से अधिक या यह कई शब्दों के रूप में यह कई शब्दों के रूप में एक होता है। यानी अनेक शब्दों के लिए क्या होता है, एक शब्द का जो है प्रयोग। आप लोग पढ़े होंगे ये ग्रामर में, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। कोई एक वाक्य दे दिया और उसके लिए पूछा गया कि इसका एक शब्द क्या होगा, तो वही चीज़ यहाँ पर पूछ रहा है। अब देखिए यहाँ पर क्या, संधि किसे कहते हैं। ठीक है, तो संधि किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा कि दो वर्णों का मेल जिससे एक नया शब्द बनता है और जिसमें पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण आपस में मिलते हैं, यह मेल होकर एक विकार या परिवर्तन उत्पन्न करते हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं, संधि बोलते हैं। उसे ही हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, संधि बोलते हैं। जैसे आपका विद्या प्लस आलय जोड़कर क्या बनेगा, विद्यालय। विद्या प्लस आलय बराबर क्या होगा, विद्यालय। सूर्य प्लस उदय बराबर सूर्योदय। ये क्या है, ये आपका जो है संधि है। ठीक है, तो संधि क्या है, दो वर्णों का मेल जिससे एक नया शब्द बने और जिसमें पहले शब्द का अंतिम वर्ण, जिसमें पहले शब्द का क्या, अंतिम वर्ण, और जो है दूसरे शब्द का जो है पहला वर्ण आपस में मिलकर जो एक विकार उत्पन्न करे या परिवर्तन लाए, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम संधि बोलते हैं। संधि मुख्य प्रकार के संधि मुख्य तीन प्रकार के होते हैं। पहला क्या आपका स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, तो स्वर संधि में क्या आएगा, आपका अ से लेकर अह तक जो है ये क्या है, आपका स्वर संधि है। ठीक है, जैसे अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये क्या है, ये आपका स्वर संधि। और व्यंजन संधि क्या होता है, जो कि आपका क ख ग घ अंग च च ज झ य, ये सब क्या, सब आपका जो है व्यंजन संधि होता है। विसर्ग संधि क्या होता है, तो इसको देखिए हम बता दें। स्वर संधि और व्यंजन संधि को हम नहीं बताए हैं, ये आप लोगों को आता होगा इसलिए छोड़ दिए। तो विसर्ग संधि क्या होता है, तो इसको आप देख लीजिए। आप लोग मतलब स्वर संधि और व्यंजन संधि का भी परिभाषा याद कर लीजिएगा। ठीक है, फिर क्या विसर्ग संधि क्या है, तो विसर्ग संधि वह संधि है, ठीक है, विसर्ग संधि वह संधि है जिसमें विसर्ग यानी जो ऐसे सेमीकोलन ऐसे डैश देते हैं के साथ स्वर या व्यंजन के मिलने से जो परिवर्तन होते हैं उसे विसर्ग संधि कहते हैं। या दूसरे शब्दों में विसर्ग के बाद, विसर्ग यानी ये बिंदु को ही विसर्ग के बाद
के बाद व्यंजन वर्ण आता है तो विसर्ग में बदलाव होता है, उसे ही क्या है विसर्ग संधि कहते हैं। तो आप देखिए जैसे यहाँ पर निश्चय लिखना है तो निह निह डॉट दे दिए प्लस चयन, तो ये क्या हो गया आपका निश्चय हो गया। फिर क्या आपका मन था रथ मनोरथ, तो मन धन रथ बराबर मनोरथ, ये क्या है आपका विसर्ग शब्द है। तो यानी जैसे हम प्रायः बोलते हैं ना प्रायः, तो ये डॉट लगाते हैं तो यही जो डॉट है यही हमारा क्या विसर्ग है। ठीक है, अब आइए देखिए संज्ञा किसे कहते हैं। तो देखिए संज्ञा यहाँ पे क्या है, तो संज्ञा हिंदी व्याकरण के किसी व्यक्ति स्थान वस्तु या भाव या विचार, ठीक है क्या है संज्ञा किसी व्याकरण में किसी व्यक्ति स्थान वस्तु भाव या विचार के नाम को कहते हैं। दूसरे शब्दों में वह शब्द जो किसी चीज़ को पहचानने में मदद करती है उसे ही हम क्या बोलते हैं संज्ञा बोलते हैं। जैसे आपका राम श्याम, तो ये क्या हुआ व्यक्ति का नाम हो गया, तो यहाँ पर क्या हो रहा है आपको व्यक्ति को हम पहचान रहे हैं। ठीक है, दूसरा क्या है दिल्ली मुंबई, ये क्या हो गया आपका ये जगह का नाम हो गया यानी स्थान का नाम हो गया। और तीसरा क्या है कुर्सी और पुस्तक, तो ये क्या हो गया आपका वस्तु हो गया। ठीक है, खुशी दुख क्रोध, ये क्या हो गया आपके भाव हो गए। तो ये सब क्या है सब आपके जैसे मतलब ये सब क्या है सब आपका जो संज्ञा के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पर हम आपको उदाहरण से भी स्पष्ट कर दिए कि संज्ञा हिंदी व्याकरण में किसी व्यक्ति वस्तु जाति भाव विचार आदि के नाम को ही हम क्या बोलते हैं संज्ञा बोलते हैं। ठीक है, अब आइए देखिए संज्ञा के कितने रूप होते हैं या कितने भेद होते हैं। तो पहला क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और क्या समूहवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब क्या हुआ कि जिसमें क्या है व्यक्ति को पहचाना जाता है, व्यक्ति को ही मतलब लक्ष्य माना जाए, वो हमारा क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा का मतलब क्या कि व्यक्तियों के समूह को किस मतलब जाति से जो है उसको हम पहचानते हैं, किसी जाति का, जैसे हिंदू जाति मुस्लिम जाति, ये सब क्या सब आपका जातिवाचक। भाववाचक संज्ञा का मतलब क्या हुआ कि जिसमें हमारे भाव सुख दुख ये सब क्या नरम गरम सब क्या सब आपका जो है भाव। द्रव्यवाचक संज्ञा का मतलब क्या किसी वस्तु का जो है आदान प्रदान करना, ये क्या हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत है। अब ये आपके पास अभी समय है, आप लोग चाहेंगे तो गूगल सर्च करके इन सब का जो है परिभाषा आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अब आइए देखिए बात करते हैं हम सर्वनाम से आप क्या समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि सर्वनाम वे शब्द हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं, या दूसरे शब्दों में सर्वनाम वे शब्द हैं जिनका उपयोग किसी व्यक्ति स्थान वस्तु या विचार के स्थान पर किया जाता है ताकि वाक्य को अधिक सहज और संक्षिप्त बना सके, वही क्या है हमारा सर्वनाम। जैसे राम क्या है एक संज्ञा है, लेकिन वह उसने जैसे शब्द जो है सर्वनाम के लिए राम के स्थान पर प्रयोग किया गया, यानी राम के स्थान पे क्या है हमने वह और उसने शब्द का प्रयोग कर दिया तो ये सर्वनाम हो गया। ठीक है, ये क्या हो रहा है ये आपका संज्ञा के बदले में आ रहा है। तो यही है ना कि वह शब्द जो कि संज्ञा के बदले में आए उसी को हम क्या बोलते हैं सर्वनाम बोलते। तो संज्ञा के बदले में आपका क्या है जैसे राम है श्याम है, कोई जैसे नगर हो गया, ये सब चीज़ क्या है नगर की जगह पर क्या है हम कुछ और यूज कर दिए तो वही हमारा क्या है आपका सर्वनाम है। अब देखिए यहाँ पर क्या है लिंग किसे कहते हैं। ठीक है, तो लिंग क्या है, तो लिंग व्याकरण में एक शब्द है जो बताता है कि कोई संज्ञा या सर्वनाम पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है। इसे हिंदी में लिंग कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है चिन्ह या लक्षण। ठीक है, जिसका शाब्दिक क्या है मतलब स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। लिंग क्या है, तो लिंग व्याकरण में एक शब्द है जो बताता है कि कोई संज्ञा या सर्वनाम जैसे कि वह पुरुष जाति का है, यानी जैसे राम श्याम क्या ये हमको पता चला नाम से ना कि नहीं ये पुरुष जाति का। अगर वहीं पे क्या होता सीता गीता हो जाती थी हमको पता चल रहा है ना कि ये क्या है महिला जाति का है या स्त्री जाति का है, तो ये आपका लिंग हो गया। अब आइए देखिए बात करते हैं प्रत्यय क्या है, प्रत्यय किसे कहते हैं या प्रत्यय का क्या तात्पर्य है। तो देखिए प्रत्यय ऐसे शब्दांश होते हैं जो कि किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता लाते हैं। इन्हें शब्द के अंत में जोड़ने से नया शब्द बनता है, उसका अर्थ भी बदल जाता है, वही क्या है वही हमारा प्रत्यय। जैसे क्या हम सब लोग जानते हैं सुंदर, ठीक है क्या है सुंदर, सुंदर जानते हैं। अब सुंदर में क्या हुआ लास्ट में ता शब्द जोड़ दिया गया तो ये क्या बन गया सुंदरता। तो सुंदरता क्या है, सुंदरता आपका जो है प्रत्यय है।
ठीक है। फिर क्या है, मानव प्लस ता, तो वो बन गया मानवता। तो मानवता क्या है, आपका जो है प्रत्यय है। अब आइए देखिए वचन किसे कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि वचन से क्या तात्पर्य है या वचन किसे कहते हैं। देखिए स्टूडेंट, आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि आपका जो है हमने 3 यूनिट कवर किया। तो देखिए अभी जो है 38 मिनट हो गया है आप लोगों का। तो घबराइएगा मत, पेशेंस के साथ पढ़िएगा क्योंकि सारे सिलेबस को हमने यहाँ पर समरअप कर दिया है कि अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी आए तो भी आप वहाँ यहाँ से जो है अच्छे से आप लोग कर सके। ठीक है, तो आइए देखिए यहाँ पे क्या है। अब देखिए एक चीज़ और है कि देखिए स्टूडेंट, बहुत से स्टूडेंट जो वीडियो को देखते तो हैं लेकिन आप लोग लाइक और शेयर नहीं कर रहे स्टूडेंट। लाइक और शेयर करना ना भूले स्टूडेंट, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट को जो है अभी पता नहीं है कि जो है मतलब माइनर पेपर का भी क्लास जो है चैनल पर लिखित वाला, देखिए ऑप्शनल वाला ऑब्जेक्टिव वाला तो सब लोग मतलब चलाए हैं, लेकिन लिखित वाला जो है अभी कोई चैनल वाला नहीं चलाया है। तो बच्चों का लॉस ना हो स्टूडेंट, तो आप लोग जो है एक दूसरे को सपोर्ट करिए और आप लोग जो है एक शेयर करेंगे तो इससे क्या होगा, वो बच्चे भी घर बैठे अपना पढ़ सकते हैं। तो आप लोग जो है पार्ट 1 भी अच्छे से देख कर जाइएगा और पार्ट 2 जो है हम पूरा सिलेबस जो है आप लोगों का कंप्लीट कर दिए हैं। और आप अभी मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जो बच्चे इस समय जो है मतलब सेकेंड सेमेस्टर में, तो उनका को करिकुलर जो है 26 जून को होने वाला है स्टूडेंट। ठीक है, 26 जून को उनका को करिकुलर का पेपर होगा। तो हम उनको मॉडल पेपर जो है 21 जून को जो है एक पेपर का और 22 जून को जो है दूसरा पेपर का, यानी ऑप्शनल, इस बार उनका ऑप्शनल हो गया। तो 21 जून को एक महा मैराथन क्लास हम लगाएंगे जिसमें क्या को करिकुलर के सारे क्वेश्चन रहेंगे, और 22 जून को भी उनका भी एक महा मैराथन क्लास हम लगा देंगे जो कि उनका जो है। तो आप लोग अपने जूनियर को भी ये चैनल दे दीजिए कि वो इससे जो है को करिकुलर की तैयारी अपनी जो है अच्छा से कर सके। जिस तरह से आप लोग जो है बहुत से बच्चे जो है यहाँ पर मुझसे पहले से ही जुड़े हैं। ठीक है, तो आप लोग खुद देखे होंगे कि जो मैं को करिकुलर का मॉडल पेपर बनाती हूँ तो आप लोग के जो 50 क्वेश्चन में से जो है 48 क्वेश्चन तक जो है मेरे मॉडल पेपर से आया है। तो ये चीज़ आप लोग देखें, तो आप लोग जो है अपने जूनियर की भी आप लोग हेल्प करिए। आप लोगों का एक जो है शेयर और एक लाइक जो है मुझे भी मोटिवेशन देता है स्टूडेंट। और ये चैनल आपका खुद का, आपका अपना है, जिसका कोई भी आपको यूट्यूब पर जो है चार्ज नहीं देना है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या है, पढ़ना है। आइए देखिए वचन क्या है। तो देखिए वचन किसी संज्ञा या सर्वनाम के उस रूप को, यहाँ उस रूप को कहते हैं जो यह बताता है कि वह एक या एक से अधिक है। यह व्याकरण का एक महत्वपूर्ण भाग है जो भाषा को संरक्षित करने तथा समझने में मदद करता है। वचन क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। जैसे आपका क्या एक वचन में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए पुस्तक, पुस्तक क्या हुआ, ये आपका एक वचन हो गया, लेकिन अगर वहीं पर क्या हो जाएगा, पुस्तकें हो जाएगा। ठीक है, पुस्तकें हो जाएगा तो यानी एक से अधिक पुस्तक की बात हो रही है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ये बहुवचन हो जाएगा। ठीक है, तो एक वचन क्या है, तो एक वचन माने किसी एक शब्द को या किसी एक जाति का बोध होता है, वो हमारा क्या एक शब्द बनाता है, वो हमारा क्या एक वचन है। और जहाँ पर क्या एक से अधिक शब्दों को मिलाकर मतलब प्रयोग किया है तो वो हमारा क्या है, बहुवचन है। जैसे आपका पुस्तक क्या है, एग्जाम्पल आपका एक वचन हो गया, पुस्तकें हो गया तो बहुवचन हो गया। जैसे व्यक्ति हो गया तो एक वचन हो गया, व्यक्ति हो गया तो बहुवचन। जैसे आप लोग छात्र हैं, एक छात्र पढ़ रहा है तो एक वचन है, बहुत सारे छात्र अगर पढ़ रहे हैं तो वो क्या है, बहुवचन है। अब आइए देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या है कि क्रिया किसे कहते हैं। तो क्रिया वह शब्द है जो किसी काम, घटना या स्थिति का बोध कराता है। दूसरे शब्दों में क्रिया या शब्द वह है जो बताता है कि वाक्य में क्या हो रहा है और क्या किया जा रहा है। जैसे आपका क्रिया क्या है, खाना। ठीक है, खाना क्या है, क्रिया है, लेकिन वह खाना खा रही है। ठीक है, वह खाना खा रही है। पानी, वह पानी पी रही है। ये क्या हो रहा है, ये बता रहा है ना कि मतलब कोई भी व्यक्ति क्या खाना खा रहा है, यानी किसी पर काम किया जा रहा है। ठीक है, खाने को क्या किया, खाने को खाने का काम किया जा रहा है, पानी को क्या पीने का कार्य किया जा रहा है। तो ये क्या वाक्य को मतलब पूर्ण करता है, वही हमारा क्या है, क्रिया कहलाता है। अब आइए देखिए हम विशेषण देखते हैं। विशेषण क्या है, तो देखिए विशेषण शब्द, ठीक है, विशेषण शब्द वे होते हैं, विशेषण वे शब्द होते हैं, यहाँ पर वे बना लीजिएगा। ठीक है, विशेषण वे शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। वे संज्ञा या सर्वनाम
को और अधिक स्पष्ट और विस्तृत बनाने का जो है काम करते हैं, विश्लेषण कहलाते हैं। विश्लेषण क्या है, विशेषण क्या है, विश्लेषण नहीं, विशेषण क्या है? तो विशेषण जो है संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता, मतलब वह शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए वही क्या है, आप लोगों का विशेषण कहलाता है। विशेषण में गुण, रंग, आकार, संख्या, परिमाण आदि जैसे गुण पाए जाते हैं। विशेषण में क्या होता है, गुण होता है, रंग होता है, आकार होता है, और क्या संख्या होती है, और परिमाण होता है। ये सब मिलाकर क्या है, आपके जो है विशेषण के अंतर्गत आते हैं। जैसे आप देखिए कि बड़ा, बड़ा का मतलब क्या हुआ कि बड़ा क्या है आपके, ये मतलब विशेषण शब्द हुआ। तो यहाँ पे क्या है, यह एक संज्ञा है जो कि घर की विशेषता बता रहा है। ठीक है, ये क्या बता रहा है, जैसे बड़ा घर, ये बड़ा हो गया, बड़ा घर, तो बड़ा शब्द जो हो गया वो विशेषण हो गया, और घर क्या है आपका संज्ञा हो गया। तो वो बता रहा है, घर की विशेषता बता रहा है कि वह घर बड़ा है, वह घर छोटा है, या वो उस घर में 4 लोग रहते हैं। तो 4 शब्द क्या हो गया, 4 शब्द जो है ये आपकी जो है ये विशेषण हो गया, और लोग क्या हो गया, आपका संज्ञा हो गया। ठीक है, फिर काला, यह एक संज्ञा, काला क्या है, एक संज्ञा हो गया। तो काला क्या है, ये विशेषण हो गया, और घोड़ा क्या हो गया, संज्ञा हो गया, कि विशेषता बता रहा है कि काला घोड़ा। ठीक है, तो काला घोड़ा क्या है, सड़क पर दौड़ रहा है। तो यानी घोड़ा कहाँ दौड़ रहा है, तो सड़क पे। ठीक है, और ये काला क्या हो गया, उसका रंग हो गया। तो ये क्या हुआ, ये आपका जो है बता रहा है, ये ही आपका क्या है, विशेषण हो गया। अब आइए देखिए पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं। तो देखिए पर्यायवाची शब्द की परिभाषा हम क्या देंगे, पर्यायवाची शब्द वे शब्द होते हैं जिनके अर्थ समान होता है। दूसरे शब्दों में वे शब्द जो एक ही वस्तु या भाव को दर्शाते हैं पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे पानी, पानी का क्या होगा पर्यायवाची, तो जल है, नीर है, अम्बु है, तोय है। और आँख का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, नयन है, लोचन है, चसु है। ठीक है, तो पर्यायवाची शब्द क्या है, एक ही शब्द के जो है अनेक मतलब अर्थ निकले, और वो भी समान अर्थ निकले, तो वही क्या होगा, आपका पर्यायवाची शब्द होगा। ठीक है, आगे देखिए विलोम शब्द क्या है। विलोम शब्द किसे कहते हैं, तो विलोम शब्द वह शब्द है जिसका अर्थ किसी अन्य शब्द के विपरीत होता है। जैसे गर्म का विलोम क्या होगा, ठंडा होगा। अच्छा का विलोम क्या होगा, बुरा होगा। तो ये क्या है, आपका विलोम शब्द हो गया। अब आइए देखिए मुहावरों से आप क्या समझते हैं। तो मुहावरों में क्या है, मुहावरा एक वाक्यांश या अभिव्यक्ति है जिसका एक लाक्षणिक या गैर शाब्दिक अर्थ होता है जो उसके शाब्दिक अर्थ से अलग होता है। दूसरे शब्दों में मुहावरे ऐसे वाक्यांश होते हैं जिन्हें केवल शब्दों के शाब्दिक अर्थ से नहीं समझा जाता, बल्कि उनका एक विशेष आमतौर पर लाक्षणिक लाक्षणिक अर्थ होता है। जैसे आंखें खुलना, आंखें खुलना का जो मुहावरा है उसका अर्थ क्या हुआ, सावधान हो जाना या जागना, जो कि क्या है, एक लाक्षणिक अर्थ है। आंखें खुलना क्या है, आंखें खुलना जो है ये एक मुहावरा हो गया। जैसे कहते हैं ना, मेरी आंखें खुल गई, यानी मैं जाग गया, मैं सचेत हो गया कि वह व्यक्ति जो है विश्वास के पात्र नहीं है। देखिए स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा जो है बारिश होने लगी। हाँ, आइए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लोकोक्ति, लोकोक्ति या कहावत प्रश्न आ सकता है कि लोकोक्ति या कहावत पर टिप्पणी लिखिए। तो क्या है लोकोक्ति, जिसे कहावत भी कहते हैं, एक लोकप्रिय और पारंपरिक युक्ति है जो किसी खास घटना, अनुभव या सीख को संक्षिप्त रूप में व्यक्त करती है। यह एक पूर्ण वाक्य होती है जो किसी विशेष परिस्थिति या सामान्य सत्य को दर्शाती है। लोकोक्ति का उपयोग किसी बात की पुष्टि करने, सीख देने या किसी घटना का उदाहरण देने के लिए किया जाता है। जैसे अंधों में कनवा राजा, यह बहुत सुने होंगे ना, अंधों में कनवा राजा, यह क्या है, एक आपकी लोकोक्ति हो गई, जिसका अर्थ क्या है कि मतलब कम योग्य व्यक्ति भी अयोग्य लोगों के बीच क्या होता है, श्रेष्ठ माना जाता है। कहा जाता है अंधों में कनवा राजा का मतलब क्या हुआ कि कम योग्य व्यक्ति भी क्या है, अयोग्य व्यक्तियों के बीच में क्या होता है, श्रेष्ठ माना जाता है। फिर क्या है, अगला लोकोक्ति क्या है कि ऊंची दुकान का फीका पकवान। ठीक है, ऊंची दुकान का फीका पकवान, यानी दिखावा ज़्यादा होता है लेकिन गुणवत्ता कम होती है। ठीक है, तो कहा जाता है ना ऊंची दुकान का फीका पकवान, यानी जैसा हम नाम सुने थे, बड़े बड़े नाम सुने थे, लेकिन क्या निकला, वो क्या हो गया, उसकी जो गुणवत्ता, उसकी जो क्वालिटी है वो क्या हो गई, कम हो गई। ये क्या है, आपका जो है लोकोक्ति का अर्थ हो गया। अब आइए देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, एनसीईआरटी के बारे में लिखिए। एनसीईआरटी क्या है, एनसीईआरटी
NCERT, देखिए एन, एक मिनट, हाँ देखिए ये फिर क्यों, हाँ देखिए NCERT का मतलब क्या हुआ, तो NCERT आप देख लीजिए, NCERT का पूरा नाम जो है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद है। यह भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के तहत काम करने वाला एक स्वायत्त संगठन है। इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारना और शिक्षकों को प्रशिक्षण देना है। NCERT का मुख्यालय नई दिल्ली में है। देश के विभिन्न भागों में इसके क्षेत्रीय कार्यालय। NCERT की स्थापना जो है आपका कब हुआ था, तो 1961 ईस्वी में जो है NCERT की जो है स्थापना हुई थी। अब आइए देखिए ज्ञान कोश क्या है, तो ई ज्ञान कोश क्या है, तो ई ज्ञान कोश इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, इग्नू का फुल फॉर्म क्या है, तो इग्नू का फुल फॉर्म याद रखिएगा कि इग्नू का फुल फॉर्म क्या है, तो कल में हमने इग्नू के बारे में पढ़ा है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा वहाँ पर इसको आप लोग जोड़ लीजिएगा एक लाइन कि इग्नू का फुल फॉर्म या पूरा नाम क्या है, तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। इग्नू द्वारा विकसित एक डिजिटल रिपोजिटरी है जो सभी प्रकार की डिजिटल अध्ययन सामग्री को सुरक्षित रखता है और उन तक आसान पहुंच प्रदान करता है, जिसमें क्या है, चित्र है, वीडियो है, ऑडियो जैसे विभिन्न प्रारूपण में सामग्री जो होता है क्या होता है, वो शामिल होता है। तो देखिए स्टूडेंट, ये आप लोगों का जो है आज का जो है मॉडल पेपर कंप्लीट हुआ। तो देखिए आप यहाँ पर 7-8 तक नंबर डाले, उसके बाद हम नंबर नहीं डाले क्योंकि आप में से बहुत से स्टूडेंट मतलब घबरा जाती करी इतना ज़्यादा, लेकिन आपका पूरा होल सिलेबस हमने कंप्लीट कर दिया। ठीक है, तो इसमें हमको लग रहा है खाली एक छूट गया है गलती से, कुर्ती देव क्या है स्टूडेंट, तो उसको आप लोग ना थोड़ा सा सर्च करके कुर्ती देव फॉन्ट के बारे में पढ़ लीजिएगा, ये हमसे छूट गया है। ठीक है, तो बाकी सब आप लोगों को हमने ऐड कर दिया है। कुर्ती देव जो है क्या है, तो ये फॉन्ट है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, अगर कुर्ती देव से आता है तो आपका क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। बाकी सब ओवरऑल जो है हमने आप लोगों का जो है सिलेबस जो है कंप्लीट कर दिया इस वीडियो में, आप लोग को बस देखना है और पढ़ के जाना है। ठीक है, तो आप लोग देखकर अच्छे से पढ़ के जाइएगा और पेपर कैसा हुआ स्टूडेंट, ये आप हमको ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिए स्टूडेंट, और वीडियो को जो है आप लोग शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक शेयर जो है किसी बच्चे की जो है ज़िंदगी जो है बना सकता है स्टूडेंट। ठीक है, ओके स्टूडेंट, मिलते हैं हम अगली क्लास में। अगली क्लास यानी अब आप लोग के आप लोग हमसे 5वें सेमेस्टर में मिलेंगे को करिकुलर के साथ। ठीक है, लेकिन चैनल से आप लोग जुड़े रहेंगे तो बहुत सारी जो है काम की चीज़ें जो है आप लोगों को हम इस चैनल पर देते रहते हैं। आप जो है देखते रहेंगे तो आपके जो रिलेशन में कोई है तो आप उसको भी ये दे सकते हैं, उनकी मदद हो जाएगी। ठीक है, तो अपना वैल्यूएबल कमेंट जरूर आप लोग बताइएगा कि आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।